Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISChem 30 Exploring Mystery of Chemistry। पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर देखा जिसमें हमने आपको बताया कि एटम क्या होता है और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई। लास्ट में इस सेगमेंट में हमने आपको कैथोड रे पार्टिकल, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, उसके चार्ज और मास का रेशियो बताया था और ये बताया था कि चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसे हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। तो मार्क कर रहे हैं हम यहाँ से कैथोड रेज के बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको ये बताया था कि कैथोड रेज में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया। थोड़ा सा हम टर्म के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन टर्म जो है वो स्टोनी ने यूज किया और उनका सेंस था कि इलेक्ट्रॉन मीन्स यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन टर्म का यूज किया था स्टोनी ने। लेकिन जो मटेरियल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये टर्म आपको बताएं यूज किया लॉरेंज ने। फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल present in cathode rays। तो कैथोड रे से जो एलिमेंट्री पार्टिकल मिला था, जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल रहा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन टर्म का प्रयोग लॉरेंज ने किया। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आपको बताएं कि जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का यूज करके चार्ज और मास का रेशियो निकाला था कैथोड रे पार्टिकल्स के लिए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक में है स्पेसिफिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिप्रेजेंटेशन है E/m या E/me, और इसकी वैल्यू कल भी मेंशन किया था हमने। आज आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दें 1.758820 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ये इसकी वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम कांस्टेंट मानते हैं कैथोड रे पार्टिकल के लिए,
और ये वैल्यू कैथोड रे ट्यूब में यूज़ की जाने वाली गैसेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती और ना ही कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी किस मेटल का कैथोड बना है इस पर डिपेंड नहीं करती। हर कंडीशन में, चाहे हम ट्यूब में कोई भी गैस यूज़ करें, किसी भी मेटल का कैथोड यूज़ करें, हर कंडीशन में कैथोड रेज में बिल्कुल सेम स्पेसिफिक चार्ज के पार्टिकल्स इमिट होते हैं। इसलिए ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू आई उसे हम कांस्टेंट मानते। पहले भी इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया, यानी जो वैल्यू रही इसे कहा गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा मेंशन कर दें आपको कि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के वेरिएशन के साथ वैरी करती है। अभी आगे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कैसे वैरी करती है ये। अब आपको बताएं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसकी क्रेडिट यहां मेंशन कर दे रहे हैं जे थॉमसन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये यहां ईयर भी मेंशन कर दे रहे हैं 1897। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको बताया R.A. मिलिकन ने 1909 में। और जो वैल्यू फाइंड आउट की उसे बताया कि यूनिट निगेटिव चार्ज है ये, इससे कम चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल नहीं है। और इसकी वैल्यू जो आजकल हम मेंशन करते हैं, जिसे सबसे पहले R.A. मिलिकन ने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू हम मेंशन करते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यही वैल्यू इक्वल होती है 4.802 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो इलेक्ट्रॉन की है वो है मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों वैल्यूज की सहायता से फाइंड आउट किया गया। ये चार्ज की वैल्यू जिसे हम E से फिलहाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इक्वल्स टू चार्ज अपॉन E अपॉन Me। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, तो चार्ज की वैल्यू हो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये E अपॉन Me ये जो रेशियो है 1.758820 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो वैल्यू आ गई 9.10939 इंटू 10⁻28 ग्राम। और यही वैल्यू अगर हम मेंशन करें एटॉमिक स्केल यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.000548
यू लिखते हैं या AMU लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया। आप जो बात कर रहे थे आपसे कि E/m की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो देखते हैं इसमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो मास होता है, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है और उसका रेस्ट मास अगर m0 है, तो v वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल का मास इस इक्वेशन से दिया जाता है। तो ये इक्वेशन दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड। और इस इक्वेशन की सहायता से हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी में वेरिएशन होने से जो मास होगा वो चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन दिया गया m0, इसमें रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और mv है मास इलेक्ट्रॉन का जब वो v वेलोसिटी से मूव करता है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर हम v की वैल्यू c के इक्वल ले लें, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो उसके लिए ये वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन मास में वेरिएशन होगा, और मास में वेरिएशन होगा तो इस वैल्यू में भी वेरिएशन होगा। तो मास बढ़ेगा वेलोसिटी के साथ में, तो ये वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो ये हमने आपको बताया कि मास पर E/m की वैल्यू, जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया, वो कैसे डिपेंड करती है। अब ये जो रेस्ट मास आता है इलेक्ट्रॉन का, m0 लिखा है रेस्ट मास, तो एक्चुअली जो रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में है। ये मास उस समय लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन स्लोवेस्ट स्पीड से मूव करता है, यानी उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, तब ये जो मास मिलता है वो कहलाता है इसका रेस्ट मास। तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन जिसे फंडामेंटल पार्टिकल माना गया मैटर का, उसके एविडेंसेस क्या कह रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस आपको हम बता दे रहे हैं। तो एविडेंसेस की बात करें कि एविडेंसेस कौन कौन सी हैं। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के पक्ष में प्रमाण, ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला एविडेंस, तो ये जो कैथोड रेज हैं वो खुद ही हैं दूसरे एविडेंस में हम बीटा रेज को मेंशन कर सकते हैं। बीटा रेज आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं
उनमें 3 टाइप्स की रेज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये जो बीटा रेज होती हैं ये और कुछ नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद से तीसरे एविडेंस के रूप में हम थर्माइनिक इमिशन को मेंशन कर सकते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। तो तापायनिक उत्सर्जन में भी ये देखा गया कि ऐसे मेटल्स जिनके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, वो हीट करने पर अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इमिट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो हीटिंग इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होते हैं वो थर्माइंस कहलाते हैं। तो ये एक एविडेंस है। इसके बाद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे भी हमको इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिलता है। तो ये हमने आपको कुछ एविडेंसेस बताए इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस के लिए, और इस आधार पर ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन मैटर का एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और यह एटम में जो स्टेबल पार्टिकल्स मेंशन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसमें सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल या सबसे हल्का पार्टिकल है। अब हम बात करेंगे कैनाल रेज के बारे में। कैनाल किरणों के बारे में तो आपको बताएं कि 1859 में जब जूलियस ब्लकर ने कैथोड रेज को इन्वेंट किया, कैथोड रेज के बारे में जब पता चला तो ये बात सामने आई कि चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन होता है, तो अगर उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस है, तो निश्चित रूप से उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स या उसके विपरीत आवेशित कण भी होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1886 ईयर आपको मेंशन करके बता रहे हैं, 1886, और साइंटिस्ट का नाम है यूग्लिन गोल्डस्टीन। तो 1886 में यूग्लिन गोल्डस्टीन ने कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, और इसमें उन्होंने जो कैथोड रे ट्यूब थी उसमें, या जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, बेसिकली हम यहाँ पर उसे डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से ही मेंशन करेंगे, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया, यानी कैथोड को थोड़ा शिफ्ट किया लेफ्ट साइड से लगभग सेंटर की ओर, और परफोरेटेड फॉर्म में लिया। और इनके बीच फिर हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज हमने मेंशन किया है 10,000 to 30,000 वोल्ट, ये रेंज रही। ये कैथोड है जो परफोरेटेड है,
परफोरेटेड का मतलब छिद्रयुक्त है, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। ये एनोड है। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये जो ट्यूब है इसको जोड़ दिया गया सक्शन पंप से, चूषण पंप से, जिससे कि इसमें से एयर को निकाला जा सके और प्रेशर को कम किया जा सके। प्रेशर बताया था हमने आपको 10⁻⁻⁴ mm Hg, ये प्रेशर रखा इसमें। और कैथोड के पीछे की जो वाल रही, ग्लास वाल, इसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है और इसलिए यूज़ किया गया कि अगर कैथोड के पीछे भी कुछ रेज आती हैं इनविजिबल, तो उनकी स्ट्राइकिंग से यहाँ भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, ग्लो प्रोड्यूस होगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं, एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं। तो जूलियस प्लकर ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को काफ़ी कम रखा, कैथोड परफोरेटेड रखा, उसको शिफ्ट किया बीच में, एनोड अपनी पोजीशन पर था एक साइड में, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया इनके बीच में, और कैथोड के पीछे की वाल में फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की। तो उन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे की जो वाल है इसमें भी ग्लो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ भी ग्लो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी चमक उत्पन्न हो रही है। तो ये कहा गया कि ये जो ग्लो है, ये जो शाइनिंग है, ये जो फ्लोरेसेंस है, वो कैथोड में जो होल्स बने हैं उनसे होकर पास होने वाली रेस के कारण है। तो चूंकि कैथोड के होल से ये रेस पास होती हैं, इसलिए इन रेस का नाम, इन रेस का जो नाम रहा वो रखा गया कैनाल रेज। ये नाम दिया गया उनको, कैनाल किरणें कहा गया। बाद में ये पता चला कि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हैं, तो इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा गया, धन किरणें भी कहा गया। और ये अनुमान लगाया गया कि जिस तरह से कैथोड रेज निकल रही थी, उसी तरह से ये रेज भी एनोड के साइड से आ रही हैं, तो इनका एक नाम एनोड रेज भी रखा गया। तो इससे बताया कि ये तीन नाम आए इसके लिए, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। आपको बताएं कि ये दोनों नेम तो करेक्ट हैं, लेकिन ये जो एनोड रेज जो नेम है वो करेक्ट नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ये जो एनोड रेज हैं उनका इमिशन एनोड से होना चाहिए था, लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ कि ये जो रेज निकलती हैं वो एनोड से नहीं निकलती हैं। ये रेज निकलती हैं इतने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के कारण, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, उनके आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो तो बीम के रूप में एनोड की ओर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं। हम कह सकते हैं इधर कैथोड रेज
ये जो रेज हुई वो कैथोड रेज हैं। तो कैथोड रे बीम निकली इधर जो एनोड की ओर जा रही है, लेकिन जो आयोनाइज्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहे, मतलब जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स या आयंस जो रहे वो कैथोड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो कैथोड की ओर मूव करते हैं और कैथोड के होल्स से हो करके वो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और उसके पीछे की ग्लास वॉल से स्ट्राइक करते हैं और ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि गैसेस के आयोनाइजेशन के कारण जो पार्टिकल्स मिले, जो पॉजिटिव आयंस मिले, उनसे ये रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एनोड से नहीं निकल रही हैं। इसलिए जो नेम दिया गया कि एनोड रेज, वो नेम करेक्ट नहीं है। तो ये हमने बताया कि एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई। नाम आपको फिर से बता दें, यूग्लिन गोल्डस्टीन 1886 में ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया परफोरेटेड कैथोड यूज़ करके, और ये प्रूव किया कि वास्तव में केवल इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, केवल कैथोड रेज ही नहीं प्रोड्यूस होती हैं, बल्कि एनोड रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन हम कैथोड और एनोड के बीच में नहीं कर पा रहे थे। तो परफोरेटेड कैथोड यूज़ करने पर हमको उनकी प्रेजेंस के बारे में पता चला। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज की। अब हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बताते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये फिगर हमने आपको बहुत क्लियर बताया था, एक एक चीज़ इसमें क्लियर किया है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही वो समझ में आ रही हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे आपको बता सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। Characteristics of canal rays or positive rays। तो धन किरणों के गुण के बारे में पढ़ने या कैनाल किरणों के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल कैथोड रेज की तरह से इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। ये भी कैथोड रेज की तरह से सीधी रेखा में गति करती हैं, माने स्ट्रेट लाइन पाथ इनका भी है। सीधी रेखा में गमन इनका है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधी रेखा में गमन। हम हिंदी में भी मेंशन कर दे रहे हैं। ये सीधी रेखा में चलती है। तो जो एक्सपेरिमेंट उसमें किया गया उसी तरह से इनके पाथवे में भी माइका क्रॉस रखा गया और देखा गया उसकी शैडो जो होती है, उसकी छाया बनती है पीछे रखे गए स्क्रीन पर। तो उसकी साइज से पता चला कि ये रेज भी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये इस बहुत ही माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हैं
अति सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर के बनी है। इनमें मास और एनर्जी होती है। तो कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट material particles having mass and energy। यानी कह रहे हैं कि अति सूक्ष्म द्रव्य कण इसमें उपस्थित हैं और इन कणों में द्रव्यमान और ऊर्जा होती है। इसके बाद से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत तथा, कहने का मतलब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो क्या कि कैनाल रेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, धन आवेशित कण उपस्थित। तो ये बताया कि जो डिफ्लेक्शन है उससे प्रूव हुआ कि जो कैनाल रेज के पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैथोड रे पार्टिकल्स की तरह से ये भी गैसेस को आयनाइज करते हैं। गैसों का आयनन इनके द्वारा होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव पड़ता है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन या किसी अन्य मटेरियल की स्क्रीन पर जब ये स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। तो कह सकते हैं कि प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस
on जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यानी कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसमें बताना चाहेंगे कि ये एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं। एक्स रेज उत्पन्न नहीं करती, यानी एक्स किरणें इनके द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया कैनाल रेज की, कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है, सीधे रेखा में गति करती हैं, छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हैं। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे पता चलता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हैं। गैसेस को आयनाइज करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन में फ्लोरेसेंस या फ्लास्फोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं और एक्स रे प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रही कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का अध्ययन किया, इनकी स्टडी की और ये पाया कि इन पार्टिकल्स के लिए जो E/m वैल्यू होती है, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, वह डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयोग की जाने वाली गैस के नेचर पर डिपेंड करता है या एनोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो बात बिल्कुल क्लियर समझें कि जो चार्ज और मास का रेशियो है वह केवल डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की जाने वाले गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे E/m की, जो ऑब्जर्वेशन रहा रदरफोर्ड का। तो अब हम बात कर रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की। ये तो बात कर रहे थे हम कि जो कैनाल रेज हैं इन जनरल जो प्रॉपर्टीज़ मिली उनकी। तो अब हम देख रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेंशन कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज पार्टिकल्स। तो ये तो पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक में कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, धनावेशित कण हैं, और दूसरी बात जो हम लोग कर रहे हैं कि E/m वेरिएबल है। E/m की वैल्यू वैरी करती है और ये गैस के नेचर पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब।
विसर्जन नलिका में कह सकते हैं हम कि विसर्जन नली में गैस की प्रकृति पर निर्भर। तो देखा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में कि नली में अलग अलग गैसेस का यूज़ किया गया, हर गैस के लिए E/m की वैल्यू डिफरेंट मिली। एक गैस के लिए जो E/m की वैल्यू थी वो दूसरे गैस के लिए E/m की वैल्यू से मैच नहीं करती थी। और ये पाया कि जब हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए E/m की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम आती है। तो कह रहे हैं कि फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, या हम लिखें कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन आवेशित कणों के लिए तो E/m वैल्यू जो मिली इसमें, ये वैल्यू मैक्सिमम मिली और ये वैल्यू मिली 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करने पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए प्राप्त हुई। तो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही प्रोटॉन नाम दिया गया। These particles were named protons। इन्हीं कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की क्रेडिट दी जाती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने ये दिखाया कि जब नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन गैस पर, नाइट्रोजन गैस कह सकते हैं ऑन नाइट्रोजन गैस द bombardment of alpha particles produces protons। नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बमबारी से प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 7n14 प्लस 2He4 ये अल्फा पार्टिकल है और बनता है ऑक्सीजन का एक आइसोटोप और 1H1 यानी प्रोटॉन।
तो आपको ये बताया कि नाइट्रोजन गैस पर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से प्रोटॉन मिलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। तो यहाँ नाम डाल देते हैं बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये कन्फर्मेशन हुआ रदरफोर्ड के द्वारा। और हमने अभी जाना था कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1897 में सर जे टॉमसन के द्वारा हुई थी। अब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका कंफर्मेशन हो गया कि दोनों तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो चार्ज है प्रोटॉन पर उसका नेचर अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें प्रोटॉन की, तो मेंशन कर ले रहे हैं यहाँ पर प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज होगा इस पर चार्ज इक्वल्स टू प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या ESU में 4.802 इंटू 10⁻10 ESU। जो मास मिला प्रोटॉन का ये 1.67262 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू इक्वल 1.00727 यूनिफाइड मास। तो ये प्रोटॉन का मास मिला। E/m रेशियो हम लोग पहले मेंशन कर चुके हैं, यानी 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। तो ये बताया प्रोटॉन के बारे में। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एविडेंस की बात अगर करें तो एविडेंसेस में कह सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पत्ति, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली देखेंगे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनमें प्रोटॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एविडेंस बताया। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, और एविडेंसेस
इंडिकेट करते हैं कि एक स्टेबल पार्टिकल है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैनाल रेस की सहायता से प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। अब हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल की, और वो है न्यूट्रॉन। तो आगे हम मेंशन कर रहे हैं आपको कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए, रदरफोर्ड उस समय एटॉमिक मॉडल पर भी काम कर रहे थे, और आगे चल के हम देखेंगे कि 1911 में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, और उस मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की और ये बताया कि एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में हाईली कॉम्पैक्ट स्फेरिकल पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है, और उस पार्ट का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। आगे चल के पता चला कि इस पार्ट में दो इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन पहले से डिस्कवर हो गया था, तो जब मास कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल मास मिल करके एटम के लगभग 50% मास के इक्वल ही हो रहा था। रेस्ट 50% मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के मास के इक्वल मास का पार्टिकल भी मौजूद है, और इस पार्टिकल का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। ये बात है 1920 की। तो कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस्ड बाय ई रदरफोर्ड। लेकिन इस फील्ड में रदरफोर्ड काम नहीं कर पाए। बाद में 1930 में दो साइंटिस्ट हुए, बोथे एंड बेकर। इन दोनों ने न्यूट्रल रेस की खोज किया। उदासीन किरणों की खोज किया। न्यूट्रल रेस की खोज किया 1930 में बोथे और बेकर ने। उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रल रेज प्रोड्यूस होती है, उदासीन किरणें उत्पन्न होती हैं।
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो न्यूट्रल रेज मिली ये कैसे प्रोड्यूस हुई और क्या होती हैं, इनके बारे में या इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बोथे और बेकर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेम एक्सपेरिमेंट 1932 में जेम्स डी चैडविक इन्होंने रिपीट किया और ये बताया कि जब बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो कार्बन का एक स्टेबल आइसोटोप मिलता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिलता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और जिसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल होता है। तो इस पार्टिकल का नाम उन्होंने न्यूट्रल नेचर के कारण कंफर्म किया कि यही पार्टिकल न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दी गई। तो आपको बताएं कि ये तीनों साइंटिस्ट थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिली अपने अपने कंट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट फील्ड में। और इस तरह से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए गए। जो न्यूट्रल रेज या जो न्यूट्रॉन मिले, इन रेज को भी देखा गया कि ये रेज स्ट्रेट लाइन पाथवे में मूव करती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी बात कर लें इनमें कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। यानी जो न्यूट्रल रेज मिली थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा ये भी कि मटेरियल पार्टिकल्स, द्रव्य कण। तीसरी बात जो रही, जो डिफरेंशिएटिंग रही, वो रही नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कोई विचलन नहीं। यहां मेंशन कर रहे हैं द्रव्य कण, यहां सीधी रेखा में गमन, और यहां कह सकते हैं कि कोई विचलन नहीं। तो इसे कंक्लूड क्या हुआ कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उदासीन कण है।
और जो रेशियो मिला E/m का, चार्ज और मास का जो रेशियो मिला, इसकी वैल्यू मिली 0, क्योंकि आपको पता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और चार्ज नहीं होगा तो मास से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई इसकी 0। और इसकी हाफ लाइफ टी हाफ, अर्ध आयु जो कहते हैं, वो लगभग 17 to 20 मिनट होती है, 17 से 20 मिनट तक। और इसके बाद ये टूट जाता है, तो इससे मिलता है 1p1 प्लस -1 E0 और प्लस एक पार्टिकल न्यूट्रिनो। यानी न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके, कि जो मास है, जो चार्ज है, वो दोनों न्यूट्रॉन के इक्वल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हमने। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के मास की। चार्ज हमने बता दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास मेंशन करेंगे न्यूट्रॉन का। तो देखते हैं इसमें न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है 1.67493 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू 1.00866 U। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कैसे डिस्कवर हुए और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी अब आगे के सेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो उसे ज़रूर पूछिए। इनका वार्म वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।